जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर के एक और क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें बात करेंगे हर एक न्यूज की जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते चले। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। देखते हैं पहला टॉपिक आपके लिए क्या है। न्यू रामसर वेटलैंड्स इन बिहार। बिहार में नए रामसर आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रामसर आर्द्र भूमि क्या होती है, यानी कि रामसर वेटलैंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बाकी चीजों पे बात करेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए सबसे पहले क्या कहा गया था कि जैसे आपको पता है इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम में हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, चाहे समुद्र हो, जंगल हो, जमीन हो, हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो एक आर्द्र भूमि की स्पेशलिटी, आर्द्र भूमि की जो इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश की गई थी। हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमारे जियो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि यार आर्द्र भूमि को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो भी तो हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा है, उन्हें भी तो बचाना पड़ेगा ना। ठीक है बच्चे, तो यहां पे 1971 के अंदर में, ठीक है, ईरान में एक रामसर साइट है। ईरान में एक रामसर जगह का नाम है, याद रखना जगह। ठीक है, तो यहां पर एक मीटिंग हुई जिसको हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, रामसर कन्वेंशन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर अपॉन यहाँ पे रामसर मीटिंग के बारे में हम लोग रामसर साइट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो यहां पे डिसाइड किया गया कि दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमि हैं, यानी कि जो आपके वेटलैंड्स हैं, दलदली एरिया हैं, उन एरिया को बचाने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे, ऐसा डिसाइड किया गया। ठीक है, और तभी से हम लोग रामसर साइट्स में उन सारे साइट्स को हम लोग एंट्री देते हैं जिनको सही में संरक्षण की जरूरत है, बचाने की जरूरत है और जो इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो 1971 में ईरान के रामसर में ये रामसर कन्वेंशन किया गया था जिसमें आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को बचाने की मुहिम छेड़ी गई थी। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज से ऐसे रामसर साइट्स इंक्लूड होते चले गए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 1981 में जो चिलिका रेख था, पहली बार इंडिया का शामिल हुआ था रामसर साइट्स के अंदर में। क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे। उसके बाद अभी तक चलते चलते 93 ऐसे रामसर साइट्स हैं जो कि इंडिया में अभी तक हो चुके हैं। पहले 91 थी और अभी ये दो बिहार की मिला करके अभी 93 हो चुकी है। ठीक है, और बिहार की दो साइट्स कौन सी रहने वाली हैं? एक तो आप देखना, ठीक है, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर झील, और याद रखना ये उदयपुर झील हम चंपारण की बात कर रहे हैं। और ये जो उदयपुर झील है, ये नाम से उदयपुर है भाई साहब, ये बिहार के अंदर में है, ना कि आपको उदयपुर देखने के लिए मिलेगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को गोकुल रिजर्वर देखने के लिए मिलेगा। क्या? गोकुल। ठीक है बच्चे, गोकुल रिजर्वर। ठीक है, रिजर्वायर। ठीक है, ये कहां पे है आपका? बक्सर। ये वही बक्सर है जहां पे आप लोग का इतिहास में युद्ध देखने के लिए मिलता है, 1764 वाला। ठीक है बच्चे, तो ये रामसर साइट्स दो ऐड की गई है, गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर झील जो कि चंपारण में है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ 93 साइट्स हो जाती हैं भारत में रामसर की। अब चलिए पूरी की पूरी डिटेल पे एक बार और डिटेल में नजर डालते हैं। इसी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है, ये दो नाम मैं आपको बता चुका हूं, गोकुल रिजर्वर और उदयपुर लेक की। ठीक है बच्चे, अब इंपॉर्टेंस क्या है? ये वेटलैंड्स है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है तभी तो रामसर ईरान में इसकी मीटिंग हुई थी, क्योंकि देखिए एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है ना बच्चे, जो कि किसी एक कंट्री का पर्सनल नहीं होता है कभी भी। याद रखिए, अगर पाकिस्तान में कुछ हवाएं दूषित होंगी तो हिंदुस्तान में भी उसका असर पड़ेगा, हिंदुस्तान में हवाएं दूषित होंगी तो चाइना पर भी असर पड़ेगा। यानी कि एनवायरमेंट किसी भी कंट्री का एक नहीं हो सकता है। तो जब भी एनवायरमेंट की बात है ना, तो मैक्सिमम कंट्रीज आके एक साथ हाथ मिलाती हैं, एक साथ काम करती हैं, एक साथ मकसद डिसाइड करती हैं और एक साथ ही एनवायरमेंट के लिए काम किया जाता है। आप कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड कन्वेंशन देख लो, कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड आप मीटिंग सबमिशन देख लो, कुछ भी देख लो आप लोग यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो चलिए एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो आर्द्र भूमि है तो डेफिनेटली यहाँ पे जीव जंतु भी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मछली वगैरह हो गए, ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है, लोकल लिवलीहुड्स की बात कर रहे हैं। याद रखिए, जब भी कोई रामसर साइट्स डेवलप किया जाता है तो टूरिज्म को ध्यान में रखा जाता है। टूरिज्म, एक तो इकोसिस्टम तो है ही भाई साहब, ठीक है, ऊपर से टूरिज्म को ध्यान में रखा जाता है। अगर कोई ऐसी साइट, रामसर साइट जो कि रामसर लिस्ट में आ जाती है, जैसे कि बात कर लिए, हम अभी बात कर रहे थे गोकुल रिजर्वर की जो कि बक्सर में है, जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब इसके साथ क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इंटरनेशनल लेवल पे गोकुल रिजर्वर को सब जानेंगे, पूरी दुनिया जानेगी, क्योंकि रामसर साइट्स में उन्हीं साइट्स को डाला जाता है, उन्हीं जगह को डाला जाता है जो कि
इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के लिए, यानी हमारे एनवायरमेंट के लिए पूरी तरीके से। ठीक है बच्चे, अब यहां पे फायदा क्या होने वाला है, अब इसको साफ सुथरा किया जाएगा और इसको डेवलप किया जाएगा, इंपॉर्टेंस इसकी और ज्यादा बढ़ेगी, यहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी है ना, उनकी लिवलीहुड की जरूरत को यहां पे पूरा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए भुट्टा बेचने वाला होगा, चना बेचने वाला होगा, पानी, आइसक्रीम, दूध, दही बेचने वाले, चाय बेचने वाले होगा भाई, अब टूरिज्म जाएगा तो डेफिनेटली वहां पे बढ़ेगा ना, और लोग घूमने फिरने जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो यहाँ पे होटल वगैरह की भी व्यवस्था हो जाती है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहा जाए तो यहाँ पे, ठीक है, जो लोकल लाइफ है, लोकल लिवलीहुड है, उसे बहुत ही सपोर्ट मिलता है। क्लियर अपॉन यहाँ पे। तो ये जो कंजर्वेशन है, हम लोग रामसर साइट्स के कंजर्वेशन की बात करें तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए निहायती जरूरी हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं जो दोनों साइट्स की, जो कि हमारी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो रामसर साइट्स में फिलहाल 92 और 93 नंबर पे हमारा पहला आता है गोकुल रिजर्वर बक्सर वाला, और दूसरा आ जाता है हमारे पास उदयपुर लेक जो कि चंपारण वाला। ठीक है, तो 92 और 93 रैंक पे आ जाता है, और ये दोनों जो लेक्स हैं, रिजर्वर हैं, वो ऑक्सबो शेप में है। ऑक्सबो शेप का मतलब क्या होता है, जो घोड़े की नाल जैसी शेप होती है ना, जैसे मान लीजिए कुछ नदियां ऐसे 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 लहराती हुई, मेंढर बनाती हुई चलती हैं, तो जो ये वाला पोर्शन हो गया ना, तो घोड़े की नाल जैसा हो गया ना, तो घोड़े की नाल की शेप वाले लेक्स जितनी भी होती है उनको हम लोग ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। तो यहां पे आप गोकुल रिजर्वर की बात कर लो, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, और उदयपुर झील जो कि चंपारण की मैं बात कर रहा हूं, वो भी आपका एक ऑक्सबो लेक के रूप में देखते हैं, और इन दोनों को ही यहां पे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, बिहार के दोनों साइड से। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए दोनों गोकुल रिजर्वर के बारे में बात कर चुका हूं, ऑक्सबो लेक है यहां पे, और गंगा प्लैंक के ऊपर आपको दिखाई देगी। 50 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहां पे आपको दिखाई देंगी गोकुल रिजर्वर में। ठीक है, अब उदयपुर लेक की बात कर लेते हैं, तो आपका वेस्ट चंपारण में दिखाई देने वाला है, और यहां पर ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसमें फ्लोरा और फौना यानी कि जानवरों का और जो पौधों की प्रजातियों की बात करें तो 280 प्लस प्रजातियां यहां पे देखने के लिए मिलती हैं। आप डेफिनेटली सोचिए 280 प्लस प्रजातियों का घर है ये, तो इन्हें बचाना कितना ज्यादा जरूरी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे और 35 प्लस माइग्रेटरी बर्ड्स है। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो कि अपने किसी दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में उड़कर आती हैं, एनवायरमेंट की वजह से आ जाती हैं, या फिर वहां पे वातावरण या टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो यहाँ पे जैसे साइबेरियन क्रेन्स इंडिया में आ जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो इंडिया में उनके हिसाब से टेम्परेचर जब हो जाएगा तो इंडिया आ जाएंगी, और जब वहां पे उनके हिसाब से टेम्परेचर हो जाएगा उनकी कंट्रीज में तो वहां चली जाएंगे। तो इस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड्स 35 प्रकार की यहाँ पे आती है। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ बात करें थोड़ा बहुत थ्रेट की बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, समस्याएं क्या क्या आ रही हैं। तो इलीगल फिशिंग किया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से फिशिंग किया जा रहा है, इंटेंसिव फार्मिंग, बहुत ज्यादा खेतीबाड़ी यहाँ पे की जा रही है, और जब भी मॉडर्न खेतीबाड़ी की हम बात करते हैं ना बच्चों, तो याद रखेंगे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, खाद पानी का इस्तेमाल होता है, जिससे कि वहां की जो जमीन है ना, भूमि है ना, उसके जो उर्वरकता खत्म हो जाती है, उसके जो मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, तो ये सारी चीजें इसकी थ्रेट के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, तो रामसर मान्यता भारत के आर्द्र भूमि संरक्षण पर प्रकाश डालती है डेफिनेटली, कि अगर रामसर साइट में किसी भारत की साइट को शामिल किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि भारत ऑलरेडी रामसर साइट्स पे काम कर रहा है, ऑलरेडी इस पूरे साइट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, स्थल स्थायी परिस्थिति तंत्र प्रबंधन के लिए आदर्श है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एक आदर्श सिस्टम बन जाता है। वेटलैंड सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साइट्स आर मॉडल फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट। अगर हम लोग इकोसिस्टम को मैनेज करना चाहते हैं तो इन साइट्स को बचा के रखना जरूरी है, इन साइट्स को डेवलप करना जरूरी है, इन साइट्स के लिए साइंटिफिक तरीके से काम करना जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ अगला आता है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। कैफे नॉर्म्स की हम बात करेंगे, कैफे नॉर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, याद है कैफे नॉर्म्स न्यूज में क्यों है, कैफे नॉर्म्स न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो इसका तीसरा फेज ड्राफ्ट कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखना थर्ड फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका थर्ड फेज जो है, ठीक है, वो ड्राफ्ट हो चुका है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए कैफे नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैफे का फुल फॉर्म ही आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेटिव नॉट कॉर्पोरेटिव, कॉर्पोरेट। ठीक है बच्चे, कॉर्पोरेट एवरेज एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है बच्चे। अब देखिए
यहां पे क्या आता है, जो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी का जो फर्स्ट फेज 2017-18 में शुरू किया गया था, और सरकार ने ये कहा था कि देखिए जितनी भी गाड़ियों की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां, फॉर एग्जांपल महिंद्रा है, ठीक है, थार और कितनी सारी एक्सयूवी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां लॉन्च करती हैं, ये वो गाड़ियां जिनका वजन 3500 केजी से ज्यादा है, उन लोगों को अपना एवरेज माइलेज मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और फ्लीट की बात कर रहे हैं, यहां पे फ्लीट माइलेज की बात कर रहे हैं, सिंगल की नहीं। फ्लीट माइलेज का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, फ्लीट माइलेज में किसी एक व्हीकल की बात नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए महिंद्रा ने 10 गाड़ियां निकाली है, एक का एवरेज माइलेज है 35 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, प्रति लीटर, और एक का 30, एक का 5, एक का 10, तो सभी का जो एवरेज मिला के निकाला जाएगा ना, ठीक है, वो माइलेज मिनिमम होना चाहिए, जो कि डिसाइड किया गया किसके द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, कैफे नॉर्म्स के अंडर में। क्लियर है पॉइंट बच्चे, यहां पे कैफे नॉर्म्स के अंडर में। तो कैफे नॉर्म्स का फेज 1 जो 17-18 में शुरू किया गया था, 2017-18 में, वो ये कहता है कि किसी भी गाड़ी की कंपनी का जो फ्लीट एवरेज माइलेज है, वो मिनिमम जो हम लोग सेट कर रहे हैं उतना होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए महिंद्रा का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो महिंद्रा की सारी गाड़ियों का जो एवरेज है ना, वो कितना निकलना चाहिए, 18 किलोमीटर प्रति लीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति लीटर यहां पे चलना चाहिए, चाहे वो डीजल वाली गाड़ियां हो, या फिर वो आपका पेट्रोल वाली गाड़ियां हो, या किसी भी तरीके की गाड़ियां किसी और फ्यूल पे चलती हो, मैं उनकी भी यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि एवरेज माइलेज तो आपको बता दिया गया था, ठीक है, कैफे नॉर्म्स 2017-18 में। इसके बाद कार्बन एमिशन की भी बात की गई थी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग एवरेज के चक्कर में कार्बन इतना ज्यादा एमिट करो, भैया एनवायरमेंट का तो नुकसान हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे क्या कहा गया था, एनवायरमेंट को भी आपको ध्यान में रखना, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 130 ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से ही आप लोग कार्बन एमिट कर सकते हो, याद रखना, 2017-18 वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कितना, 130 ग्राम, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से ही आप लोग कार्बन को एमिट कर सकते हो। अब इसका कैफे नॉर्म्स का जो सेकंड फेज शुरू हो जाता है 2022 से लेकर के 2025 के बीच में हो जाता है। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन यहां पे सरकार थोड़ी और सख्त हो जाती है, क्योंकि सरकार ने एक लक्ष्य रखा हुआ है नेट जीरो कार्बन एमिशन का 2070 तक जाते आते, यानी 2070 तक जाते आते हमारे देश में कोई भी जीरो एमिशन नहीं होने वाला, नेट जीरो एमिशन होगा। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, उसमें ये फेज 2 जो है कैफे नॉर्म्स का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सरकार ने क्या बोला है कि भैया जो आपको 17-18 में 130 ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से कार्बन एमिशन करना था, अब उसको कम करके 113 ग्राम कर दिया गया है। यानी कि आप लोग अब ऐसी गाड़ियां बनाओ, कंपनियों को कहा जा रहा है, जो कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन करे, कम से कम कार्बन एमिशन करे, कम से कम कार्बन निकाले। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। तो जो सेकंड आपका आ जाता है वो कितना आ जाता है, 113 ग्राम का आ जाता है पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अभी 2025 पूरी हो चुकी है, मतलब हो ही रही है, तो 2025 से लेकर के 2030 तक का अभी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब उस ड्राफ्ट में क्या क्या आने वाला है ये अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगी मैं आप लोगों को न्यूज बता दूंगा, ठीक है बच्चे। तो देखिए जो कैफे नॉर्म्स होता है ना, ठीक है, ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनीज के लिए होता है। और क्यों होता है, उनको ये कहा जाता है कि भैया आपकी फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ व्हीकल्स का एवरेज की बात कर रहे हैं। वाइड फ्यूल इकोनॉमी टारगेट, ठीक है, मतलब इकोनॉमी को टारगेट करके ही इस तरीके से आप लोग एवरेज मेंटेन करो, माइलेज मेंटेन करो अपनी अपनी गाड़ियों का, ठीक है। इसका एम क्या है, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल का कंजप्शन कम से कम हो। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक बैटरीज की भी बात हो रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली पेट्रोल कम लगेगा, डीजल कम लगेगा, तो हम लोग इंपोर्ट भी कम ही करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या है, फ्यूल का कंजप्शन कम हो जाए, कार्बन एमिशन कम हो जाए, और जितने भी व्हीकल हैं, ठीक है, 350 कह रहे हैं, 3500 केजी से ज्यादा की गाड़ियों की मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी गाड़ियां इसके अंडर में आती है, कैफे नॉर्म्स के अंडर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए क्या क्या प्रमोट करना है यहाँ पे क्लीन एनर्जी के लिए, क्लीन आपका एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी कार इस्तेमाल करो, और हाइब्रिड बैटरियां इस्तेमाल करो जो कि बार बार चार्ज की जा सकती हैं। इससे क्या होगा, एनर्जी हमारा, हम लोग ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, और पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह की जो खपत होगी कम, तो इंपॉर्टेंट जो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कम, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमी को डेफिनेटली फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रख लेना,
कैफे नॉर्म्स 2017-18 में जो पहला वाला फेज या फिर दूसरा 2022 और 23 में इशू किया गया था, 25 तक चलने वाला था, ठीक है। उसको एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इसने लॉन्च किया था और इसको 2001 में इस एनर्जी एफिशिएंसी को बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को 2001 में बनाया गया था और कौन से एक्ट के जरिए बनाया गया था? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन एक्ट के जरिए बनाया गया था। ये एक्ट आपका 2001 में आया था, ठीक है। याद है कि जब भी हम लोग कोई भी बात करते हैं ना, जब भी हम लोग कोई भी ऐसा बड़ा नियम कानून लेके आते हैं, जब भी हम कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेती है सरकार के द्वारा लिया जाता है, तो किसी न किसी एक्ट के जरिए हो जाता है। तो 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लेके आया गया था, जिसका मतलब था कि हम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसा डिपेंडेंसी फॉरेन पे कम करें, जिससे कि हमको इंपोर्ट कम करने की जरूरत पड़े क्रूड ऑयल को, पेट्रोल को, डीजल ऑयल को, ताकि हम लोग ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियों का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो ये एक्ट बनाया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और इसी के अंडर में लेके आया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, और ये भी 2001 में ही आया था और यही ये डिसीजन लेती है, यही कैफे नॉर्म्स को बनाती है, कैफे नॉर्म्स यही डिसाइड करती है, ठीक है बच्चे। चलिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है वो हमारे इंडिया की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, कार्बन को कम करने के लिए बनाया जा रहा है और डेफिनेटली इस चीज से आप लोग देखना आने वाले समय में पॉल्यूशन कम होगा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हम लोग जो भी चीजों को डेवलप करेंगे, जो भी चीजों को हम लोग मतलब बनाने की कोशिश करेंगे आगे, वो सारी ग्रीन एनर्जी को देखकर ही हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही है 2070 तक जाते जाते नेट जीरो कार्बन एमिशन करना, यानी कार्बन कम से कम एमिट हो, कार्बन कम से कम उत्सर्जन हो हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आता है अगली जो न्यूज आती है, अगला जो आर्टिकल आता है, मिग-21 फाइटर जेट रिटायरमेंट। यहां पे आपने अभी न्यूज देखा होगा, मिग-21 जो लड़ाकू विमान है, मिग-21 जो लड़ाकू विमान है, ठीक है, इसको हम लोग फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मिग-21 लड़ाकू विमान इसलिए फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका कई बार एक्सीडेंट हुआ है, कई बार ये गिरा है, कई बार ये टूटा फूटा है। इसको 1963 में हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया था, हमने इस्तेमाल करना शुरू किया था, इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया था और 1963 से लेकर के 2025 तक इसने अच्छे से काम किया है। अच्छे से काम क्या किया है मतलब काफी बार इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसकी वजह से कई सारे ऐसे फाइटर जो हमारे क्या बोलते हैं प्लेन उड़ाने वाले, यार क्या नाम याद नहीं आ रहा उसको, पायलट्स, ठीक है, ठीक, कभी कभी होता है कुछ ऐसी चीजें जुबान में रहती निकलती नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पायलट्स और बहुत सारे एयरफोर्स के ऐसे हमारे सिपाही हैं जिनकी मृत्यु भी हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये फ्लाइंग कॉफिन जो है मिग-21, ठीक है, इसको रिटायरमेंट दे दिया गया है, ठीक है, 62 साल के बाद, ठीक है बच्चे, 62 साल के बाद। और ये कब? 1963 में इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, ठीक है बच्चे। इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। तो चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये देखिए मैं बता चुका, इंडियन एयरफोर्स से रिटायरमेंट आ चुका है, ठीक है। ये एंड ऑफ मिग-21 ऑपरेशंस इन द इंडियन एयरफोर्स, अभी ऑपरेट नहीं करेगा इंडियन एयरफोर्स में और इसको बहुत पहले 1963 में हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया था और इसका हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के डिफेंस सिस्टम में। इसमें जैसे इंक्लूड सेरेमोनियल फ्लाई पास्ट एंड डी कमीशनिंग वगैरह, मतलब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चीज को लेकर के, ठीक है। अब इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, यही आपका लास्ट न्यूज है। अब देखिए इसका डिटेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो आखिरी फ्लाइट है 24 सितंबर 2025 को लॉन्च की गई थी, उसके बाद इसे फाइनली 26 सितंबर 2025 को रिटायर कर दिया गया है। मिग-21 की मैं बात कर रहा हूं, जिसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं, और 62 साल बाद इसको रिटायर किया गया है और 1963 में इसे इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया था, ठीक है बच्चे। चलिए, अब ये इसका लास्ट स्क्वाड्रन है, ठीक है, 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स। जब भी हम लोग बात करते हैं जो एयरफोर्स की, तो उसके ग्रुप होते हैं, स्क्वाड्रन्स कहते हैं। तो जो स्क्वाड्रन ने इसको लास्ट टाइम उड़ाया है उसको हम लोग पैंथर के नाम से जानते हैं, उसका एक निकनेम है पैंथर। तो पैंथर स्क्वाड्रन्स जो है उन्होंने इसको लास्ट टाइम पे ऑपरेट के लास्ट टाइम इसको उड़ाया, ठीक है। अब देखते बात करें टोटल जेट्स की बात करें तो 870 प्लस टोटल जेट्स हैं यहाँ पे, और ये सारे के सारे जेट्स ने जितने भी 870 जेट्स हैं, ठीक है, इन लोगों ने इनने जो 1965 आपका पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, 1962 आपका चाइना के साथ हुआ था, 1971 जो आपका पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसके बाद आपका
1999 में जो कारगिल वाला युद्ध हुआ था उसके बाद की बात कर रहे हैं। 2019 में आपका बालाकोट वाला अटैक हुआ था, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब जगह इसका इस्तेमाल किया गया है, तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर अपन बच्चे, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 62 साल की लेगेसी इसकी आज खत्म हो रही है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए अगला न्यूज आता है सोनम वांगचुक, ठीक है बच्चे, सोनम वांगचुक और लद्दाख अनरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सोनम वांगचुक और लद्दाख में अशांति की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है जब 2019 में 2019 में धारा 370 हटा दिया गया था, हमारा एक धारा 370 स्पेशल राज्य का दर्जा दे देती थी जम्मू एंड कश्मीर को। तो जैसी धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक लद्दाख बांट दिया गया और एक जम्मू कश्मीर बांट दिया गया। तो जम्मू कश्मीर की खुद की असेंबली है, दी गई उसको असेंबली, लेकिन लद्दाख को असेंबली नहीं दी गई, ठीक है। शुरुआत में लद्दाखी काफी खुश हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे 2021-22 आते हैं तो उनको ये रियलाइज होने लगा कि यार जम्मू कश्मीर की तो खुद की असेंबली है, हमारी तो खुद की असेंबली है भी नहीं। जब हमारी खुद की असेंबली नहीं है तो हमारा डिसीजन कौन लेगा? तो हमारा डिसीजन लिया जाएगा दिल्ली से, क्योंकि हम तो यूनियन टेरिटरी हैं विदाउट असेंबली, और अगर विदाउट असेंबली है तो डेफिनेटली हमारे सारे के सारे डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर लेगा दिल्ली की तरफ से। अब यहां पे समस्या आई किसको? लद्दाख को। तो लद्दाख में जो सोनम वांगचुक है उन्होंने डिमांड की 6th शेड्यूल की। अब देखिए हमारे संविधान का 6th शेड्यूल है, वो ट्राइबल्स को स्पेशल दर्जा देता है कि वो अपने रूल रेगुलेशन खुद बना सकते हैं, अपने रीति रिवाजों का, संवैधानिक रूल रेगुलेशन नहीं, ठीक है, रीति रिवाजों को खुद डील कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी उनके कस्टम्स वगैरह हैं, जितने भी उनकी लैंग्वेज वगैरह, वो उनके बारे में डिसीजन लेने का हक उन्हीं को है। तो ट्राइबल्स को ऐसा डिसीजन दिया जाता है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में दे रखा कई राज्यों को। इसी तरीके से डिमांड किया किसने? हमारे सोनम वांगचुक साहब ने, ठीक है। सोनम वांगचुक जैसे डिमांड करते गए, लद्दाख की जनता और ज्यादा भड़कती गई, और ज्यादा भड़कती गई। और ये 6th शेड्यूल के अलावा एक और इनकी डिमांड थी कि भैया इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दो, हम यूनियन टेरिटरी नहीं रहना चाहते, हमको स्टेटहुड का दर्जा दे दो, सीधी सी बात है। लेकिन केंद्र सरकार ने बड़ी मुश्किल से जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा के इसको यूटी बनाया था, तो ऐसे कैसे उसको एकदम से स्टेटहुड का दर्जा दे दे। अब ये आंदोलन बढ़ते 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 2024-2025 तक में यह आंदोलन आ गया। अभी सोनम वांगचुक जो बैठे हुए थे धरने के अंदर, तो एकदम से बहुत ज्यादा यहां पे वायलेंस क्रिएट हो जाता है। और वायलेंस क्यों क्रिएट होता है? अब देखिए मुझे नहीं पता कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ठीक है। जो सरकार कह रही है अलग कह रही है, सोनम वांगचुक कह रहे हैं अलग कह रहे हैं। क्योंकि देखो सोनम वांगचुक का अगर इतिहास उठा के देख लेना तो सोनम वांगचुक का हर एक वो इतिहास साबित करता है कि वो एक पेट्रियोट तो है भैया, वो देशभक्त तो है, नो डाउट, वो गद्दार तो नहीं है। इतने सारे अवार्ड्स भारत के लिए लेके आए, वो 3 इडियट जैसी मूवी सोनम वांगचुक के ऊपर बन चुकी है। लेकिन हाँ, अभी जितनी भी रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं उतनी सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है सोनम वांगचुक के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल सोनम वांगचुक पे फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या फॉरेन फंडिंग लेना गलत बात है क्या? ठीक है, नहीं ना। तो इनका जो एनजीओ है सेकमॉल सोनम वांगचुक का, इसमें विदेशों से फंडिंग आया है, और जब भी विदेशों से फंडिंग आती है ना तो उसको एक एक्ट के जरिए गुजरना रहता है। एक एक्ट है FCRA का एक्ट है जो कि फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है। अगर मेरी एनजीओ को अगर फॉरेन फंडिंग आ रही है तो देश पूछेगा ना कि भैया कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी गतिविधियों को यहां पे बढ़ावा देने के लिए फॉरेन फंडिंग मंगा रहे हो। तो यहां पे FCRA जो है, ठीक है, फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने वाला जो एक्ट है, वो देखता है कि कहीं फंडिंग इलीगल तो नहीं है, कहीं फंडिंग भारत में अशांति फैलाने के लिए तो नहीं आ रही है। तो ये जब छानबीन किया गया तो ये देखा गया कि भैया फंडिंग इसीलिए आई है। और सोनम वांगचुक ने जानबूझकर अपने भाषण में जो अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति हो गई, या फिर अभी नेपाल में जो जनजी आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का एग्जाम्पल देते हुए यूथ को भड़काया है। अपने एनजीओ में विदेशी चाइनीज हो गए और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जगह दिया है, ऐसे कई सारे सबूत कहे जा रहे हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है हमारा, उसके तहत सोनम वांगचुक को हमने देशद्रोही घोषित कर दिया। हमने नहीं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के जरिए होम मिनिस्ट्री ने घोषित कर दिया है। FCRA का जो एक्ट है ना, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। तो होम मिनिस्ट्री ने सबसे पहला कदम क्या उठाया? इनको अरेस्ट करवाया सोनम वांगचुक को। दूसरा कदम ये उठाया, इनका जो एनजीओ है सेकमॉल, उसका FCRA जो लाइसेंस है, जो कि फॉरेन फंडिंग मंगा सकता है इस लाइसेंस के जरिए, वो पूरा पूरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इस वजह से माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। इस माहौल से, इस वजह से और भी ज्यादा उथल पुथल मचती है। और जैसे भाई साहब को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसके पहले से दंगे तो चल ही रहे थे भाई साहब। इनके भड़काऊ भाषणों की वजह से सीआरपीएफ के गाड़ियों पर अटैक होता है, 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 90+ लोग घायल हो जाते हैं। और इतना दंगा फैला के ये मतलब
कैसे कह सकते कि मैं देशभक्त हूं, मैंने ये सब कुछ किया है? ऐसा एनएसए का कहना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि भैया जब तक पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती, हम किसी को देशद्रोही या ट्रेटर यानी कि देशद्रोही या फिर देशभक्त तो साबित नहीं कर सकते हैं। और जहां तक रिपोर्ट्स की बात की जाए, नेशनल एजेंसीज की बात की जा रही है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो इनके खिलाफ ही बात कर रही है। ठीक है, तो चलिए डिटेल देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं, वही है। ठीक है बच्चे, न्यूज में क्यों है? क्योंकि सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत में। क्यों? हिंसा फैलाने के लिए लद्दाख में। इनके भड़काऊ भाषणों से हिंसा काफी ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, क्या है ये? सोनम वांगचुक ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था जिसमें कि उन्होंने स्टेटहुड की मांग की थी लद्दाख के लिए, और यहां पे बोला था कि भैया लद्दाख को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए, लद्दाख के ट्राइबल्स को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए, डिमांड उन्होंने रखी थी। ठीक है, लेकिन अथॉरिटीज ने यहां पे उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया है। उनका यह कहना है कि जो स्पीच इन्होंने दिए हैं जिससे कि दंगे भड़के हैं लद्दाख में और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 90 प्लस में इनको घायल, मतलब उनकी बता रहा हूं जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, 90 प्लस घायल हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पाकिस्तानी लिंक्स भी मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान विजिट किया। ठीक है, पाकिस्तान विजिट किया। पाकिस्तान में एक क्लाइमेट का से रिलेटेड कोई ऐसा मीटिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान में उस क्लाइमेट वाली मीटिंग में देखे गए हैं। ठीक है, तो इनका पाकिस्तान लिंक भी मिला हुआ है, ऐसा एजेंसीज का कहना है। बाकी तो सच भगवान जाने। ठीक है बच्चे, इन्होंने 6 शेड्यूल की भी डिमांड की, मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया गया तो पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या सोनम वांगचुक देशभक्त हैं या क्या सोनम वांगचुक यहां पे देशद्रोही के रूप में सामने आ रहे हैं। अब डिबेट गहराई हुई है, डिबेट चली रही है। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि नहीं भी सोनम वांगचुक सही है, सोनम वांगचुक ने सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज रखी तो सत्ता ने उन्हें जबरदस्ती अलग अलग एक्ट के जरिए देशद्रोही साबित करके जेल में डाल दिया है। ठीक है, लेकिन यहां पे सोनम वांगचुक के खिलाफ काफी सारे सबूत देखने के लिए मिले, तो हम लोग नजरअंदाज भी नहीं कर सकते भाई साहब। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, और जैसे इन पे जैसे ये लोग स्पीच वगैरह देना शुरू करते हैं और अरब स्प्रिंग और नेपाल जैसे आंदोलनों का यहाँ पे हवाला दिया जाता है, वैसे ही ठीक है बीजेपी के ऑफिस पे हमले बोल देते हैं लद्दाख वासी लोग, सीआरपीएफ की गाड़ियां जला दी जाती हैं, यहाँ 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 90 प्लस यहाँ पे घायल हो जाते हैं। आगे चल के इनका जो सिक्योरिटी कंसर्न ये दिखाई दे रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ इनके लिंक शामिल हो रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, एफसीआरए फंडिंग भी आ रही है, यानी कि विदेशों से इनको फंडिंग आ रही है। इनका जो सेकमॉल एनजीओ है, सेकमॉल, ठीक है, उस एनजीओ के लिए इनका फंडिंग भी दिखाई दे रहा है। तो वहां के जो डिप्टी सीएम, ठीक है, पार्टीज हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ठीक है, इनजस्टिस बता रहे हैं। अब ऑपोजिशन वाले तो बताएंगे ही ना, सीधी सी बात है। जब भी कोई ऑपोजिशन में बैठा रहा होगा रूलिंग पार्टी के खिलाफ ही बोलेगा, और ये वाली पार्टी कल को रूलिंग में आ जाएगी तो ये वाली पार्टी उसके खिलाफ बोलेगी। तो वही यहाँ पे डिबेट गरमाई हुई है, कांग्रेस वांगचुक के फेवर में है, कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोग लद्दाख के साथ हैं। अरे भैया पहले एजेंसीज को काम कर लेने दो, अपना एजेंसीज को छानबीन कर लेने दो। क्या पता सही में गद्दार निकले हो, क्या पता सही में उन्होंने देश का सौदा किया हो, क्या पता सही में फॉरेन फंडिंग आई हो उनकी, हो सकता है ना भाई। तो पहले एक बार देख लो, समझ लो कि क्या पता वो सही है या गलत, उसके बाद आप लो एक्शन ले लेना यार, ये से भी क्या बात है। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जब भी हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी कंसर्न तो है यहाँ पे, नो डाउट। हम ये तो नहीं कह सकते कि उनकी डिमांड गलत थी कि भाई 6ठी अनुसूची, अपने देखो अपने राज्य के बारे में डिमांड करना सभी का अधिकार है। तो सोनम वांगचुक ने कोई गलत काम नहीं किया है 6ठी अनुसूची की मांग करके, डेफिनेटली यार उनका अधिकार था। उन्होंने ट्राइबल्स के लिए अच्छे अपने अधिकारों की बात की है, ट्राइबल पीपल के लिए उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात की है, उनके स्टेटहुड की डिमांड को भी मैं सही मानता हूं, क्योंकि सीधी सी बात है यार, हर किसी को अपना मांग रखने का अधिकार तो है। लेकिन सोनम वांगचुक की स्पीच की वजह से तो दंगे भड़क गए हैं भाई साहब। ठीक है, और जो सबूत मिल रहे हैं कि नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने के लिए इन्होंने दंगे किए हैं। इनका जो एनजीओ है सेकमॉल, उसमें एफसीआरए ने जो फंडिंग के लिए लाइसेंस दे रखा था, फॉरेन फंडिंग आएंगी इसके लिए लाइसेंस दे रखा था, उसके वायलेशंस को वायलेट किया है इन्होंने, उसके जो रूल रेगुलेशन को वायलेट किया है इन्होंने। तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी जो है हमारा नेशनल इशू बन जाता है, और देश की सुरक्षा से बड़ा तो कुछ होता नहीं ना भाई साहब। तो हम लोग कैसे इस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं? तो नो डाउट ठीक है, हो सकता है कि गलती की है हमारी प्रेजेंट सरकार ने, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई डेफिनेटली यहाँ पे देश के सुरक्षा की सवाल है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला आता है मीनेस ऑफ रैगिंग इन इंडिया। ठीक है, भारत में रैगिंग का खतरा, भारत में रैगिंग का खतरा। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा।
अब देखिए, रैगिंग की कोई डेफिनेशन पहले नहीं हुआ करती थी। आप कैसे कहोगे कि रैगिंग है? कॉलेज में मैंने आपसे नाम पूछ लिया, आप तो मेरे पे केस कर दो कि रैगिंग है, ठीक है। मैंने कोई आपसे नोटबुक मांग लिया, फिर आप मुझे फंसाना चाहते हो तो आप तो कह दो कि रैगिंग है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में पहली बार रैगिंग की डेफिनेशन दी थी, और रैगिंग की डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, याद रखिएगा, कि एक ऐसा एक्ट जो कि अनोइंग, जो कि सामने वाले बंदे को गुस्सा दिलाए, सामने वाले बंदे को चिढ़ाए, परेशान करे, उसको हम लोग रैगिंग कह सकते हैं। या फिर हार्डशिप, उसके लिए मुश्किलें क्रिएट करे, बोलते हैं ना, ठीक है। रैगिंग में क्या बोलते हैं, चल अपना इंट्रोडक्शन दे, ठीक है, चल ऊपर चढ़ के बैठ जा, ठीक है, मुर्गा बन जा, चल उसको प्रपोज मार के, उसको गुलाब दे के, अरे भैया सब क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। यही सब कुछ देखते, सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में रैगिंग की डेफिनेशन दी थी कि अगर आपके बिहेवियर से किसी को गुस्सा आ जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज द रैगिंग, ठीक है। या फिर अगर आपके बिहेवियर से किसी को हार्डशिप, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यह भी आपको रैगिंग के अंडर में आता है। या फिर आप लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया उस बंदे के साथ जिसकी आप रैगिंग कर रहे हो कि वो सुसाइड करने को मतलब वो मजबूर हो जाता है, या फिर फांसी वासी पे लटकने को मजबूर हो जाता है, वो मेंटल हेल्थ खो जाता है। एक मैंने मूवी देखी थी, टेबल नंबर 21 थी या 27 आई थिंक, कुछ ऐसी मूवी थी, जिसमें परेश रावल के बेटे को, ठीक है, तो कॉलेज में रैगिंग की जाता है, वो बंदे के कपड़े उतारे जाते हैं, वो बंदे को परेशान किया जाता है, वो बंदे को बाल तक पूरा उस तरह से लगा के पूरा साफ कर दिया जाता है, उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, जलील किया जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड तक उसको छोड़ के चली जाती है कि कैसा नामर्द इंसान है भाई, इतनी रैगिंग झेल रहा है। एक्चुअली यार वो मेंटली प्रिपेयर हो तब ना, और मेंटली तो प्रिपेयर था ही नहीं रैगिंग के लिए। मतलब मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कि मैं करने को तैयार हूं, नहीं, मेंटली प्रिपेयर का मतलब मुझे पता है कि भाई रैगिंग होने वाली है तो मैं थोड़ी तो मजबूती रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो टेबल नंबर 21 और 26 27 जो भी था, मूवी का नाम, परेश रावल की पूरी मूवी आप लोग देखिए, बड़ी ही प्यारी मूवी है, और उसमें रैगिंग के खिलाफ बहुत कुछ दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। उसमें परेश रावल का लड़का पागल हो जाता है मेंटली, इतना उसको टॉर्चर किया जाता है कॉलेज में सीनियर्स के द्वारा। तो परेश रावल फिर उन सीनियर से बदला लेता, उनसे वही वही एक्ट करवाता है, वही वही टास्क करवाता है, ठीक है, जो वो लोग नहीं करना चाहते थे। और एट लास्ट में उन सीनियर्स को पता चलता है कि तो परेश रावल के बेटे को ही हम लोगों ने परेशान किया था, जिसकी वजह से वो बेचारा पागल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन बहुत सारी आई थी हमारे देश के अंदर में, कॉलेज में रैगिंग वगैरह की। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में पहली बार रैगिंग की डेफिनेशन दी। अगर कोई एनॉय होता है आपके बिहेवियर से, या फिर कोई आत्महत्या करने तक को मजबूर हो जाता है, या फिर उसके जीवन में कुछ परेशानियां आ जाती हैं आपकी रैगिंग की वजह से, तो इन सारे एक्शंस को हम लोग रैगिंग के नाम पे डालते हैं। इससे पहले रैगिंग की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं की फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पे ओवरऑल अगर कुछ डिटेल की बात करें तो 78 रैगिंग से रिलेटेड सुइसाइड, 78 सुइसाइड आत्महत्या, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। 78 आत्महत्या रैगिंग से हो चुकी है भारत के अंदर में भाई साहब, और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 12 से लेकर के 23 के बीच में, ठीक है। बच्चा जाता है कॉलेज, अपना करियर बनाने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन और माँ बाप के सपने पूरे करने जाता है, लेकिन रैगिंग करने वाले उसको आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 8000 प्लस कंप्लेंट्स आ चुकी हैं अभी तक रैगिंग के अगेंस्ट, लेकिन क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाता स्ट्रिक्ट, जब तक कि कोई बहुत खतरनाक काम ना हो जाए हमारी पुलिस एक्शन नहीं लेती है, ठीक है। यहां पे चलिए कंप्लेंट देखे 208% कंप्लेंट्स बढ़ चुकी हैं, लेकिन यूजीसी जो है कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा है रैगिंग के खिलाफ, जबकि उसको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। चुनौतियां क्या है, मतलब रैगिंग के को सही से अप्लाई ना करने, रैगिंग के लिए जो रूल रेगुलेशन सही से अप्लाई ना करने के कई चुनौतियां आती, चैलेंजेस हैं, ठीक है। लो एफिडेविट कंप्लायंस, ठीक है बच्चे, यहां पे हलफनामा ही बहुत कम जाता है, यहां पे हलफनामा ही बहुत कम जाता है, जैसे कि 4.49% की बात कर ले, ठीक है। निगरानी बहुत ही कम रखी जाती है। हम लोग एंटी रैगिंग फॉर्म तो भरवा लेते हैं कॉलेज के अंदर, लेकिन उस एंटी रैगिंग फॉर्म में जो डिटेल दी जाती है, कितना पालन होता है, कितने लोग उसका एक्शन करते हैं। हम लोग रैगिंग के खिलाफ अगर कंप्लेंट करते भी तो यूजीसी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग रैगिंग के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्या कॉलेज लेता है? नहीं, क्योंकि कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा ना भाई साहब। यहाँ पे कॉलेज अगर रैगिंग के चलते किसी को रेस्ट्रिकेट करता है, किसी को बाहर निकालता है, तो हंगामे भी हो सकते हैं, उसमें कॉलेज का नाम खराब होगा, तो कॉलेज क्यों ऐसा करेगा। तो इस वजह से रैगिंग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारे देश के अंदर में, ठीक है बच्चे। रिपोर्ट करने का डर और कलंक, जैसे मान लीजिए लड़कियों के खिलाफ रैगिंग की जाती है, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो लड़कियां भैया रिपोर्ट ही नहीं करती है रैगिंग के खिलाफ मैक्सिमम, तो क्यों, उन पे कलंक लग जाएगा। और खासकर तो माँ बाप जो होते हैं ना, वही अपने बच्चों को डरा के रखते हैं।
लड़कियां क्यों कंप्लेन नहीं करती हैं रैगिंग के खिलाफ? लड़कियों को इस बात का डर होता है कि कहीं माँ बाप ये ना बोल दे कि चलो यार ये तो होता ही आज की डेट में, तुम पढ़ाई ही छोड़ दो, हम उनको कैसे रोकेंगे, तुम पढ़ाई छोड़ दो। भैया लड़कियां पढ़ाई क्यों छोड़ दें? रैगिंग लड़के कर रहे हैं, रैगिंग सीनियर्स कर रहे हैं, उनकी वजह से वो अपनी पढ़ाई क्यों छोड़े? इसी वजह से लड़कियां ज्यादातर रैगिंग के बावजूद भी सहती रहती हैं और कंप्लेन नहीं करती हैं, और इसी वजह से रैगिंग 208% बढ़ चुका है। अभी तक की बात करें 78 लोग सुसाइड कर चुके हैं, 8000 से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी यूजीसी बहुत बड़े बड़े एक्शंस नहीं ले पा रहा रैगिंग को खत्म करने के लिए, इसलिए एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख ले आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या क्या करना चाहिए ये थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए अब देखिए कुछ कमिटीज बनाई जानी चाहिए जो कि फेयर रिपोर्टिंग करें, सही रिपोर्ट पेश करें। ऐसा नहीं कि किसी के फेवर में किसी का अगेंस्ट में, नहीं, जो कानून के हिसाब से हो, जो फेयर हो, वही रिपोर्ट उनको पेश करना चाहिए। कुछ इस तरीके का कमिटी का गठन करना चाहिए। क्लियर पॉइंट। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि भैया आप क्या क्या कर सकते हो अगर रैगिंग आपकी की जा रही है तो। ठीक है, उसके बाद पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विया स्टूडेंट सेफ्टी स्कोर। ठीक है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस बात का भी प्रावधान हम लोगों को देखना चाहिए। अगर कंक्लूजन में देखो तो डेफिनेटली यार अभी हमारे देश में रैगिंग को लेकर कोई बहुत बड़ा कानून नहीं बना दिया गया जिससे कि थर थर लोग कांपे। ठीक है, सुसाइड के बावजूद भी यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्कूल में भी रैगिंग हो जाती है। ठीक है, स्कूल में जब रैगिंग होती है तो 18 साल से नीचे तक आमतौर पर उम्र होती है, और 18 साल से नीचे वाला अगर बंदा रैगिंग कर रहा है और जिसकी रैगिंग हो रही है वो आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 78 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है, तो उनके खिलाफ क्या केस बनेगा? दे आर माइनर्स ना, 18 साल से नीचे हैं, उनको वार्निंग दी जाएगी, बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक्शन नहीं है ना यार जिसकी वजह से रैगिंग करते टाइम लोग डरें। तो ऐसा कुछ प्रावधान निकालना चाहिए हमारे कानून को, ऐसा कुछ एक्शन लेने चाहिए जिससे कि रैगिंग करने वाला ना थर थर कांपे और यहां पे रैगिंग रुक जाए, तभी आत्महत्याएं रुकेंगी, तभी यहां पे लोग पढ़ने में दिलचस्पी दिखाएंगे, तभी यहां पे शहरों में बच्चों को भेजा जाएगा मां बाप के द्वारा, खासकर लड़कियों को। ठीक है बच्चे, चलिए अगला आता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, विशॉर्ट्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, शॉर्ट क्या आता है? विशॉर्ट्स के नाम से, अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि डीआरडीओ ने 3 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल किए हैं, 3 ऐसे सक्सेसफुल टेस्ट किए हैं और तीनों ही टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है बच्चे, डीआरडीओ ने किसके? तो विशॉर्ट्स के किए हैं। क्लियर पॉइंट। और कहां पे किए हैं? तो उड़ीसा में एक टेस्ट रेंज है जिसको हम लोग चांदीपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, तो डीआरडीओ ने 3 टेस्ट किए हैं, वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं, और चांदीपुर उड़ीसा में, और तीनों सक्सेसफुल रहे, इस वजह से न्यूज में रहता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं डिटेल, इन ट्रायल्स की डिटेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो डिटेल्स हैं, ये जो ट्रायल्स हैं किसके खिलाफ किया गया? हाई स्पीड, जो दुश्मन की हाई स्पीड से जो जेट वगैरह आ रहे हैं उसके खिलाफ टेस्ट किया गया। ठीक है, लो एल्टीट्यूड टारगेट, जो बहुत ही कम एल्टीट्यूड वाले हाइट वाले टारगेट है ना, जैसे कि ड्रोन के जरिए किए जाते हैं, या फिर हमारे दुश्मन का जो क्राफ्ट हमारे पास हमारी तरफ आ रहा जाए तो उसको कैसे उड़ाना है, इन सब की टेस्टिंग यहाँ पे किया गया है, और तीनों के तीनों टेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, अब जो टेस्ट है ना, ठीक है, जो फाइनल डिप्लॉयमेंट मोड पे किया गया, यानी कि ये जो टेस्ट न्यू टेस्ट जैसा टेस्ट नहीं किया गया, ये हमारा उड़ीसा के चांदीपुर में जो तीनों हमारा एयर डिफेंस को टेस्ट किया गया, ये उसी तरीके से किया गया जैसे कि रियलिटी में युद्ध के मैदान में वो लड़ रहे हों। रियल डिप्लॉयमेंट टेस्ट किया गया है, ना कि नकली टाइप का टेस्ट किया गया है। तो डेफिनेटली अगर हम रियल डिप्लॉयमेंट टेस्ट की बात करेंगे तो यहां पे भाई हम वही सारे सिचुएशन फेस करेंगे जो कि युद्ध में हमको मिलने वाला है, तो हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहने वाले हैं। ठीक है, अपने दुश्मन के प्रति। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं जो ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है इसकी बात कर ले। ठीक है, तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल यानी कि ठीक है, MANPADS, मैन पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? ये कंधे पे लेकर के इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, इजीली लेकर के पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, इजीली लेकर इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैन पोर्टेबल है, पहली बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, डीआरडीओ ने डेवलप किया है इसको, और डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर, ठीक है, इमारत ने इसको डेवलप किया, ये बात याद रखना। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए उसके बाद बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एडवांस एवियोनिक्स और मिनिचराइज रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, एवियोनिक्स का मतलब क्या होता है? माइंड। ठीक है, ब्रेन ऑफ वेपन। ठीक है, ब्रेन ऑफ वेपन कहते हैं, यानी दिमाग। अगर हम लोग देखो हिट एंड क्या बोलते हैं, हिट एंड लीव का वो होता है ना कॉन्सेप्ट कि भाई हमने मिसाइल छोड़ दिया, वो मिसाइल टारगेट को अपने आप हिट कर देगी, तो कैसे टारगेट को हिट करती है? उसका भी तो दिमाग होगा ना मिसाइल का, बेशक मशीन होगा लेकिन दिमाग जैसे ही काम होगा। ठीक है बच्चे, तो ये सारी की सारी चीजें तो एवियोनिक्स है ना, दिमाग को कहते हैं, जो कि
वेपन सिस्टम का दिमाग है, ठीक है। इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगा हुआ है जो कि स्पीड को कंट्रोल करता है। और स्पीड को कैसे कंट्रोल, शुरुआत में शू एकदम स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि भाई ऊपर जाना है तो एकदम से शू बढ़ेगी, लेकिन आगे चल के वो स्पीड वो एक सेम स्पीड पे आ जाएगी, एक सस्टेन्ड स्पीड पे आ जाएगी, ठीक है। बहुत उतनी तेजी जाएगी तो आसमान में चली जाएगी ना भाई साहब, हमको दुश्मन को मारना है, ठीक है बच्चे। ये सारी चीजें, ठीक है। लाइट वेट है, पोर्टेबल है, ठीक है, और मिसाइल छोड़ने में माहिर है, मतलब खट 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 बहुत सारी मिसाइलें ऐसे छोड़ सकता है, ठीक है। मैं तो हाथ से ही छोड़ रहा था इसलिए ऐसे ऐसे किया, वैसे मिसाइल धूम धूम अजीबोगरीब तरीके से छोड़ी जाती है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये काफी ज्यादा हमारे सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए क्या होता है, क्विक रिएक्शन होता है, यानी कि बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, ये हथियार बहुत तेजी से काम करता है। दूसरा, हमारे इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको काफी ज्यादा मजबूत बना रहा है, ठीक है। और एक टैक्टिकल एज विद पोर्टेबल मोबिलिटी टुवर्ड्स एरिया, यानी कि भाई पोर्टेबल है तो डेफिनेटली हमारे टैक्टिकल्स के हिसाब से काफी ज्यादा हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पे हम इसको चाहे लेके जा सकते हैं, हम पहाड़ों पे इसको लेके जा सकते हैं, हम लग रहा है कि यार हमारे व्हीकल पानी को नहीं क्रॉस कर पाएंगी, तो वहां पे अपने कंधे पे रखो और इजीली उसको पानी को लेके पैदल क्रॉस कर जाओ ना भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है प्रोजेक्ट चीता की हम बात कर रहे हैं। चीता चीता चीता, ठीक है बच्चे। देखिए एशियाटिक चीता की बात कर लेते हैं, ठीक है। एशियाटिक चीता की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एशियाटिक चीता की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। तो ये एशियाटिक चीता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए, ठीक है बच्चे, इकोसिस्टम के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये विलुप्त ही हो चुके हैं तकरीबन। अभी तक जो नामीबिया है ना, ठीक है, नामीबिया जो है, ठीक है, नामीबिया, उसी के पास यहाँ पे तकरीबन 50 से भी कम के आसपास यहाँ पे चीते बचे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए मोर्टेलिटी रेट इनकी 40 से 50% वर्सेस 85% एक्सपेक्टेड सर्वाइवल, ठीक है, याद रखना। हमने सोचा था कि 40-50% तक तो सर्वाइव करेंगे, मतलब तक ही कर पाएंगे, लेकिन भाई साहब ये 85% तक तो ये मोर्टेलिटी है इनकी, 15% के आसपास सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखना 2022 में कूनो से 8 चीते आए थे, किन्हें, कूनो से नहीं, नामीबिया से 8 चीते आए थे, ठीक है, जिसमें से 5 फीमेल थी और 3 मेल थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीते और आए, ठीक है, 12 चीते और आए, जिसमें 7 फीमेल थी और 5 मेल थे। लेकिन इन सब में 85% के आसपास चीतों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक जितनी चीतों की मृत्यु हुई है ना, उनकी न्यूज भी तो बाहर नहीं आती पूरी की पूरी, क्योंकि भाई सरकार ने ढिंढोरे पीटे थे। मोदी जी के जन्मदिन पे हम लोग नामीबिया से चीते लेकर आए हैं, ठीक है, हम लोग 8 चीते लेकर आए हैं नामीबिया से, जिसमें 5 फीमेल है, 3 मेल है। भाई जैसे यहां पे जाकर खुद ही पकड़ा था मोदी जी ने, खुद ही मोदी जी ने जाल बिछाया था, खुद ही मोदी जी ने पकड़ा था, अपनी जान पे खेल करके मोदी जी चीते लेकर आए थे। इस तरीके से हंगामे किए जा रहे हैं, लेकिन वही चीतों का मोर्टेलिटी रेट 85% हो गया है। 85% मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि वो मर रहे हैं, खाए बिना मर रहे हैं, एनवायरमेंट के बिना मर रहे हैं, टेम्परेचर से मर रहे हैं। इस बात का कोई जिम्मेदारी मोदी जी ने ली है भाई, कोई भी जिम्मेदारी नहीं। भैया चीते आने की जिम्मेदारी, अपने जन्मदिन पे चीते लेके आ रहे हो भाई, अपने आप को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करवाने की कोशिश कर रहे हो। चीते मरेंगे तो जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना। लेकिन नहीं भाई साहब, हम जिम्मेदारी क्यों ले, हम तो खाली अच्छी चीजों में जिम्मेदारी लेंगे। पुल बनवाने हम पहुंचेंगे, है ना, लेकिन पुल टूटेगा हम गायब हैं। हम लोग कोई स्कीम लॉन्च करेंगे, हम पहुंच जाएंगे, स्कीम फेल हो जाएगी हम गायब हो जाएंगे। हम रोड बनवाने, हाईवे बनवाने हम पहुंच जाएंगे, वही रोड टूट जाता है, वही रोड खराब हो जाता है, वही रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, हम गायब हो जाएंगे। हम लोग रेलवे ब्रिज बनवा देते हैं, हम लोग उद्घाटन पहुंच जाएंगे, जैसे वो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। जब भी अच्छा काम होगा तो मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के लीडरशिप में हमने ये काम बहुत अच्छा किया है भाई साहब, लेकिन जैसे ही वो काम फेल हो जाएंगे मोदी जी गायब हो जाते हैं। वही तो यहां पर भी हुआ है कूनो में, कूनो जो मध्य प्रदेश के कूनो जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे 8 चीते लाए गए नामीबिया से, जिसमें से भैया तकरीबन 5-6 की डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी मोदी जी कहाँ है, नहीं, अभी बोलो ना, जन्मदिन आया तो था भी आपका, ठीक है, जन्मदिन के दिन बोलो आप कि भैया देखो बड़े सूचित करना पड़ता दुखी हृदय के साथ कि उनकी मृत्यु होगी, तब जनता पूछेगी ना, ठीक है। लेकिन आप तो बताओगे नहीं भाई, क्यों, आपको तो सिर्फ पॉलिटिक्स खेलना है भाई। हर एक सरकार का सेम हालत है यहाँ पे, हर एक सरकार का सेम बात है भाई। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना, उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है काफी ज्यादा कम हो चुका है। और तभी बात करते हैं, ठीक है, 6500 मैच्योर चीते ही पूरे अफ्रीका की बात करें, पूरे अफ्रीका में बचे हैं, ठीक है। लेकिन एशियाटिक चीते की बात करते हैं तो सिर्फ 50 से कम बचे हैं, ठीक है। लेकिन जो मैच्योर चीतों की बात करें, मतलब हर एक प्रजाति की चीतों की बात करें, 6500 अभी तक बचे हुए हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास इंडिया में कॉन्टिन्यूस यहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा चीतों को, ठीक है। आपने देखा कि 8 चीते हम लोग नामीबिया से लेकर आए, उसके बाद 8 में से
और उसके बाद 12 चीते हम लोग साउथ अफ्रीका से लेके आए, लेकिन सर्वाइवल रेट कितना है, ठीक है 14-15 तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये बहुत ही अनएथिकल हम लोग कर रहे हैं चीतों के साथ कि भाई उनके उस एटमॉस्फेयर से, उनके उस टेम्परेचर से, उनके उस वातावरण से जिसमें वो सर्वाइव कर सकते थे, हम लोग इंडिया में लेकर आए हैं उसके विपरीत वातावरण में, विपरीत टेम्परेचर में। तो डेफिनेटली ये चीतों के साथ तो गलत ही हो रहा है ना। हम किस तरीके से, अब हमें कोई ले जाकर पोलर रीजन में छोड़ दे बिना कपड़े बिना उसको, तो डेफिनेटली यार हमारे साथ गलत होगा, अनएथिकल है। तो जो हम लोग चीते इंपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग मतलब घमंड कर रहे हैं कि भैया हमारे पास चीते आ गए, ये बहुत ही अनएथिकल चीज है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए यही सब चीज यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, क्लाइमेटिक मिसमैच हो ही रहा है, ठीक है, प्रे स्केर्सिटी है, हैबिटेट इशू नोटेड, मतलब ये सारी चीजें हैं, रिस्क है भाई उनके साथ, और अनएथिकल तो साफ ही है। तो बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है इससे मैनेज करने की, लेकिन नहीं मैनेज कर पा रहे। नेचुरल हैबिटेट ही होता है भाई साहब। ठीक है, चलिए अब देखिए कमियां क्या है। इनसफिशिएंट सोशल सर्वे, ठीक है, अनक्लियर मेथोडोलॉजी। सोशल सर्वे जो हो रहा है वो बहुत अनक्लियर है हमारे भारत की तरफ से कि चीते क्यों मरे, उनकी जरूरत क्या, मतलब क्यों मरे, उनकी जरूरत कौन सी पूरी नहीं हुई मरे, टेम्परेचर कम क्यों हुआ, ज्यादा, मतलब ऐसा कोई अनक्लियर सा स्टेटमेंट है, कुछ भी बताया नहीं जा रहा। ठीक है, लोकल कम्युनिटी को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। देखिए कभी भी जब एटमॉस्फेयर की बात होती है ना, तो लोकल कम्युनिटी उस एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा जानती है, लेकिन यहाँ पे लोकल जो जब भी सर्वे किया जाता है तो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए ओवर सिंप्लीफाइड कल्चरल एजम्पशन, ठीक है, हम लोग कल्चरल एजम्पशंस बहुत ज्यादा कर देते हैं, ओवर सिंप्लीफाइड कर देते हैं। ठीक है, स्पेसीज वेलफेयर इश्यूज, यानी कि हम लोग जो अलग अलग तरीके की स्पीसीज हैं, जीव जंतु हैं, उनके जो प्रजातियां हैं, उनके फेवर में अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाते रहना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, अब देखो नैरो फोकस ऑन नंबर्स, इग्नोरिंग एनिमल वेलबींग, बहुत ही ज्यादा हम लोग इग्नोर करते हैं ये जीव जंतुओं के नंबर को, जीव जंतुओं के संख्याओं को। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे और क्या आगे के रास्ते क्या हैं, आगे के रास्ते यहाँ पे क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमें जस्टिस ओरिएंटेड, ठीक है, जस्टिस ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कि न्याय संगत हो उस जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, न्याय संगत हो, ऐसा नहीं है भाई साहब कि हम लोग अपने मतलब की वजह से, अपने मर्जी की वजह से उनके उस वातावरण को छुड़ा करके जबरदस्ती उनको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं नामीबिया से, और हम लोग उनके साथ जस्टिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो भैया न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि अब हमने कर दिखाया। अरे यार साइंटिफिक बेस्ड रखो ना यार, अगर साइंस के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली क्लाइमेट का तो मिक्स मैच है ही है, वहां का क्लाइमेट अलग, यहाँ का क्लाइमेट अलग, ठीक है, वहां का एटमोस्फेयर अलग, यहाँ का एटमोस्फेयर अलग, तो किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे भाई अगर आप लोग वही वाला एटमोस्फेयर यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो न्याय संगत होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यहां पे जो लोकल कम्युनिटी है ना उनके पार्टिसिपेशन जरूरी है, इंडिजिनस एटमॉस्फेयर की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, भारत के वातावरण का जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोलॉजिकल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, इकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा, हम लोग अगर नहीं फुलफिल कर पाते उनकी कंडीशंस की तो क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों पे हम लोगों को बातचीत करना चाहिए। ठीक है, रिफाइंड सक्सेस मैट्रिक्स एंड मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, मतलब जितने लोगों के साथ, जितने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जितने हम लोग स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेशन कर सकें बेहतर सिचुएशन के लिए, हमको ये सब कुछ करते रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर बहुत सारे एनजीओ हैं जो इन सब चीजों के लिए काम करनी चाहिए, तो उन सबके साथ हमको कोलैबोरेट करते रहना चाहिए, उन सबके साथ हमको कोलैबोरेशन में आना चाहिए, ताकि हम लोग ये सारी की सारी चीजों को संभाल के रख सके, इनको हम लोग बचा के रख सके। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखे जो हमारा चीता है वो नो डाउट इकोलॉजी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल करके रखना चाहिए हमको, उनकी कम्युनिटी को बचा के रखना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो मेरे लिए तो भाई साहब सीधी सीधी बात ये है कि बहुत ही अनएथिकल है यार। ठीक है, बहुत ही अनएथिकल है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इकोसिस्टम की ही बात है ना यार, तो वहां पे सर्वाइव कर रहे थे तो वहीं पे सर्वाइव करने देते। ठीक है, आप देख लो, मतलब नामीबिया में ही अकेले एशियाटिक चीते बच गए, वो भी 50 से भी कम, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए ये आज का सेशन था बच्चों, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स लेकर मैं आपके लिए रोज आया करूंगा, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।